बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज दिन भर जो कुछ हुआ सबसे पहले आप उसकी झलकियां मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं मेहमानों के तारुफ की तरफ आऊंगा। चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। कौम को मकरूज करके यहाँ से पैसा चोरी करके सारे बाहर बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा और मैं जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हल्फ लोग सारे हाथ ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी, कि इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब, माशी माहिर हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आबद क्यूम सुलैरी साहब, ये भी माशी माहिर हैं और पाकिस्तान के सबसे बल्कि बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं आरिफ हबीब साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी कोई माशी बेहतरी आई है, कोई इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी पोलराइजेशन है, ये जो बयानबाजी है और ये जो धरने हैं, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये बताइएगा ये जो माशी बेहतरी आई है, क्या ये सस्टेन कर सकेगी इन हालात में? आई थिंक ये माशी हालात की खराबी में ये पोलराइजेशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और इंटरनेशनल चैलेंजेस और फिर नेशनल चैलेंजेस में ये जो पोलराइजेशन है ये और ज़्यादा जो है मुश्किलात पैदा कर रहा है। लेकिन ये हम कह सकते हैं, आपने जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो वर्स्ट पोजीशन थी वो हमने देख ली है। अब वहाँ से कुछ जो बेहतरी के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं और उसमें ये बेहतरी हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम जो मौत की तरफ जा रहे थे उसमें हमें कुछ टाइम मिलता हुआ जो है वो नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, फिर उसकी वजह से जो है कुछ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आई है और फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारी करेंसी में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। तो और फिर ये कि मल्टीलेटरल एजेंसी से जो है वो हमारे जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो जल्द रिस्टोर होने की चांसेस हैं। तो ये फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी सी लोगों में उम्मीद पैदा हुई है। अच्छा सर, ये लेकिन ये जो उम्मीद है, क्या ये धरने का मुकाबला कर सकेगी? नहीं, आई थिंक धरना जो है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा और हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अक्रॉस द टेबल जो है वो बैठकर अपने मामलात जो है वो सेटल करें, ना कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम जो है वो पोजीशन लें। और वो एक्सट्रीम पोजीशन लेने से ऑलरेडी जो फ्रीजाइल इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा जो है वो धचका लगता है, नुकसान होता है। और हमें जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल ही उन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया है। जो हमारे मकामी इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी जो है वो बेचैनी बढ़ जाती है। तो ये मामलात जो हैं ये वरीसम हैं। ठीक हो। सुहैल साहब, आप फरमाइएगा सर, ये अगर इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हो जाती है, इसका घेराव हो जाता है, इसको चारों साइडों से बंद कर दिया जाता है, मरी से लोग नहीं आ सकते, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आ सकते, डेरा इस्माइल खान साहब से उस तरफ से नहीं आ सकते, पंजाब की तरफ से नहीं आ सकते, 27 किलोमीटर का ये शहर है, तो उसके बाद हमारी जो माशी मामलात है वो उनकी क्या सूरत हाल होगी? देखिए जावेद साहब, ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ऐसा होता है, और उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा हालात हैं वो शायद इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं कि उनको एक सियासी अदम इस्तेहकाम से मज़ीद उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया जाए। पहले ही काफ़ी बिगाड़ पैदा हो चुका है। अभी आप जो बात कर रहे थे आरिफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 3 चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपकी फेवर में आई और वो है रुपये और डॉलर की पैरिटी। जो इन्फ्लेशन है, वज़ीर आज़म का आपने थर में बयान सुना होगा, उन्होंने गैस की अदम दस्तयाबी की बात तो सुना दी। इसका मतलब है कि यानी जब यूके जैसे मुल्क में यहाँ पे कि वहाँ पे एनर्जी लोड शेडिंग का पूरे यूरोप के अंदर हो रहा है, वो तस्वीर दिया जा रहा है ब्लैकआउट। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान जो कि क्राउड आउट हो जाएगा उन जैसे बायर्स की मौजूदगी में, तो हमारे यहाँ जो गैस की सूरत हाल बनेगी,
सर्दियों में। गंदम जो है, गंदम का एक और इस साल भी गंदम का चैलेंज आएगा, चूँकि सैलाब है। नहीं, सैलाब नहीं सर, पंजाब में मई के महीने से उन्होंने फ्लोर मिलों को अमदादी कीमत पर गंदम देना शुरू कर दी, जो कि अक्टूबर में दी जाती थी। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का पहला जो शिकार हुआ था वो पंजाब की गंदम थी, जो कि फूड डिपार्टमेंट ने जो गंदम अक्टूबर में रिलीज की जाती थी वो उन्होंने धड़ाधड़ मई से शुरू कर दी। अब प्राइवेट सेक्टर अपनी गंदम देगा और अपनी मर्जी के रेट पे देगा, तो ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही होगी। आपके जो डेट्स हैं, अभी स्टेटमेंट आई फाइनेंस मिनिस्टर की बड़ी इनकरेजिंग थी कि पाकिस्तान जो है पेरिस क्लब से वो रीनेगोशिएट नहीं करेगा, सारे डेट्स टाइम पे देगा। लेकिन ऐसी सूरत में अगर हुकूमत जो है वो बैकफुट पे जाती है, अगर मुल्क में पोलराइजेशन आती है, तो आपके जो इस वक्त सारा का सारा, मैं अगर देखता हूं तो मेरी रीडिंग ये है कि तमाम नजरें इस बात पे हैं कि सैलाब की वजह से अब हमें क्या मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से क्या मिलेगा, एडीबी से क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से क्या मिलेगा, IMF वाले जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चेंज कर देंगे। और अगर ऐसे में यहाँ पे ये कोई हड़ताल वगैरह होती है, कोई घेराव जलाओ, कंटेनर्स का मौसम आता है दोबारा से, तो आपके जो मल्टीलैटरल बायलैटरल है वो शायद हुकूमत पे एतमाद नहीं करेंगे, और वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए तो होगी, ये अपोजिशन के लिए भी बुरी सूरत हाल होगी। अगर वो सोच रही है कि अगले इलेक्शन के बाद उसको हुकूमत में आना है, तो उसको आज मुइशत स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए उनको। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो नहीं चल सकती। जुबैर साहब ये फरमाइए, ये जो इमरान खान साहब के अज़ाइम है, ये आप ऐसे आपको ठीक लग रहे हैं वो, और अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा इन अज़ाइम का? जावेद, मैं ज़रा पहले इकॉनमी पर बात करूं। बड़ी अहम बातें हमारे दोस्तों ने कही हैं। एक तो बात यह है कि आप ये रुपए ज़रा से 10 रुपए इम्प्रूव कर गया, इससे अपने आप को दिल को खुश मत करें। 23 रुपए, 24 रुपए, 23 हो 25 हो, बात यह है कि फंडामेंटल्स जो है ना वो आपकी मैक्रो इकोनॉमी की चेंज नहीं हुए। एक्सचेंज रेट और जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, ये तमाम पॉलिसीज का आखिरी नतीजा होता है। जब बाकी पॉलिसीज चेंज नहीं हुई और वहां पर ये हो रहा है, तो मेरा तो दिल शक करता है, और मैं कहूँगा 50% से ज्यादा कि यहाँ पर स्टेट बैंक की इंटरवेंशन जरूर हुई है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। स्टेट बैंक ने टाइट किया मार्केट को। नहीं टाइट नहीं, वो ये करते हैं, डॉलर की डिमांड जो है ये तो 60 हजार की पहले पुरानी आदत है, मार्केट में फेंक दिया। देखिए ये इन्होंने 2000 जब 205 पर रखा हुआ था, 105 पर रखा, उस वक्त भी यही किया था। ये याद रखिए, पिछले IMF प्रोग्राम जब खत्म हुआ 2016 में, तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व थे, वो तमाम खत्म हो गए थे इनकी हुकूमत के जाने तक। इसलिए जब PTI की हुकूमत आई तो IMF के पास गए। ये जो है कि ये हमारे इतने मुश्किल से इकट्ठे किए हुए रिजर्व्स को इस्तेमाल करना अपनी उसके लिए एक सियासी उसके लिए कि भाई उसकी कीमत का, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि हम सबकी नजरें, बिल्कुल साहब ने सही फरमाया, सबकी नजरें बाहर की तरफ हैं कि भाई कौन इमदाद देगा। आप ये बताएं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारी हुकूमत ने एक भी ऐसा कदम लिया है जिससे नजर आए कि उन्होंने अपने अखराजात कम किए हों और कहा हो कि ये पैसा हम कल से जो सैलाब के मुतासिरीन हैं उनको देते हैं, या हम ये जो मुश्किल इकोनॉमिक बहरान है उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, इसहाक डार साहब की जो पॉलिसी है जो अब तक की, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए पॉलिसी अभी तक कोई भी नहीं है। उन्होंने जो बातें की है ना वो तो एक थानेदार वाली की है कि मैं जनाब मूडी से ऐसे बात करूंगा। वो आप मूडीज की रिपोर्ट पढ़ें, आप देखिए, जरा भी आप सब्सक्राइब करेंगे आपको उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें सामने आ जाती हैं। उन्होंने ये याद रखिए 2000 अभी जून में इस साल के उन्होंने पाकिस्तान को पहले एक हद तक हमें डाउनग्रेड कर दिया था, नेगेटिव आउटलुक आ गया था, और उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान को डाउनग्रेड इसलिए नहीं कर रहे कि अभी IMF का प्रोग्राम वो है, एक्सपेक्टेड है, तो शायद हालात बेहतर हो जाए। लेकिन इतने जल्दी IMF के प्रोग्राम के बाद फिर भी उन्हें डाउनग्रेड कर दिया, और उसके लिए वो दो चीजें बताते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और खास तौर पर फिस्कल पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं है, इससे हम अच्छा नतीजा नहीं हमें नजर आता। और दूसरा वो ये कहते हैं, जो भी आप बात कर रहे थे ये पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम के बारे में, कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है ये भी पाकिस्तान की मईशत पर एक बहुत
बहुत बड़ा साया है, इसकी वजह से ये बड़ा आप negative ज्यादा outlook। जिम्मेदार किसको समझते हैं, मियां नवाज शरीफ को जनाब देखिए बात या सुनिए। इमरान खान? नहीं देखे जो इनकी सब देखे बताए, इनकी जो पिछली कारकर्दगी है ना वो तो सामने है, मैं क्या बताऊंगा। देखिए जब पिछली पीडीएम की हुकूमत खत्म, ये पीएमएलएन की खत्म हुई, वी वेंट टू द IMF इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। अभी ये लोग जब से आए हैं तो उसमें 2 दफा डाउनग्रेड किया है मूडी ने, जून में भी और अभी भी किया है। तो और आप वैसे inflation- बेसिकली आप इसहाक डार साहब को इकोनॉमी के लिए खतरनाक समझते हैं? देखिए आज इनकी जो कोई भी अभी तक इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने उसको आर्टिकुलेट नहीं किया, सिर्फ कि भाई डॉलर को मैं नीचे देखो। जब आप, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, टमाटर की कीमत जो है अगर वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है और आप बाजार में जाकर डंडे मारे लोगों को अरेस्ट करें और टमाटर की कीमत को कम कर दें, वो देर पा तो नहीं होगी। आप तो यही देर पाओ की बात कर रहे हैं ना। तो आपका ये ख्याल है कि ओपन छोड़ देना चाहिए नहीं मामलात नहीं को नहीं 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 और आप नहीं, ये माफिया फैसला कर लें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप फंडामेंटल्स चेंज करें, आप बजट डेफिसिट को कम करें, आप इसको बड़ी तेजी से कम करें, तब आपको नजर आएगा कि भाई डॉलर देख लेनी है। वैसे डॉक्टर साहब, लेकिन आरिफ हबीब साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पिछले 5-6 महीनों में आपने 3 वज़राए खजाना के साथ डील किया है, शौकत तरीन साहब के साथ, मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ, इसहाक डार साहब के साथ। तो मुझे ये फरमाइएगा, इन तीनों में से आपको बेहतर कौन लग रहा है, और क्या पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कोई माशी बेहतरी नजर आती है पाकिस्तान के अंदर या नहीं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। तो मैं दोबारा खुश आमदी। आरिफ हबीब साहब, देखिए 7 महीनों में आपने 3 वज़राए खजाना भुगताए हैं और तीनों के साथ आपका एक करीबी ताल्लुक भी है, और जाहिर है आपने उनको समझाया, उन्होंने आपको समझाया। शौकत तरीन साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब, तीनों में से किसकी पॉलिसी आपको बेहतर लगती थी? देखिए जनरली तो ये तमाम लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस लोग हैं और उन्होंने जो है वो काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन कुछ गलतियां की हैं, और ये जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ा। फॉर एग्जांपल, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को इतना बढ़ने देना 2022 फाइनेंशियल ईयर में, आई थिंक ये इसको जो है बहुत जल्द कंट्रोल होना चाहिए था। और फिर पर्टिकुलरली फरवरी 2022 में जबकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, जो है वो उसको फ्रीज कर देना और पास ऑन न करना, और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को जो है वो को फ्रीज कर देना, रोक देना, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा हमें कॉस्ट आई। और उस कॉस्ट को हमने देखा कि हमारे जो है वो सब्सिडीज की मद में, और हमारा बजट डेफिसिट जो है वो 2022 का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर जब ये नई हुकूमत आई, नई हुकूमत ने भी जून में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, बहुत हाई प्राइसेस पे जो है वो ऑयल को इंपोर्ट कर लेना, जब $120-125 था, और उस वक्त हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट कर लेना, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो ये 2 बड़े जो गलतियां थी या जो ब्लंडर्स थे, उसने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। और जो हमने प्राइस जो रुपए की कदर को इतना गिरता हुआ देखा और डॉलर को इतना तेजी से जो है वो बढ़ता हुआ देखा विज़ावी पाकिस्तानी रूपी, मैं समझता हूं कि इन 2 गलत फैसलों की वजह से जो है ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये नारा लगाया कि हम जो है वो जो टैक्सेस बढ़ाएंगे, हम जो है वो सब्सिडीज़ को ख़त्म करेंगे, सब्सिडीज़ को ख़त्म करने का फ़ैसला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब टैक्स बढ़ाने की बात आई तो सिर्फ उन्होंने उसी सेक्टर को जो है टारगेट किया कि जो पहले से ही जो है वो टैक्सेस दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम वन टाइम जो है वो सुपर टैक्स लेंगे। लेकिन जब उसकी लेजिस्लेशन हुई तो वो इस तरीके से हुई कि वो सुपर टैक्स अगले सालों में भी जो है जा रहा था। उससे जो है फॉर्मल सेक्टर में जो है वो ये मायूसी हुई कि सिर्फ वो एक ही सेक्टर को जो है टारगेट कर रहे हैं। दूसरे जो सेक्टर हैं जिनमें ट्रेडर्स हैं, जिसमें इवन एग्रीकल्चर है, वहाँ जो है वो बिजनेसेस ने अच्छा किया है, लेकिन वहाँ जो छोटा मोटा टैक्स भी था वो भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो ये जो फैसले इस किस्म के जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसले होते हैं और इतना वीक जो है, किसी ने ज़रा सी कोई बात एहतजाज कर दिया तो आप फैसले जो है
वो रिवर्स कर देते हैं, बदल कर देते हैं, और वो जो मेरिट की बात को जो है वो बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट आती है, और उसकी कॉस्ट जो है वो तमाम टैक्स पेयर और आवाम को उठाना पड़ती है, और उसका ही हम ये खमियाजा भुगतते हैं। अच्छा अरसा ये फरमाइए, इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई है आपकी अभी कि नहीं हुई? अरसा, इसहाक डार साहब से आपकी मुलाकात हुई है? ओके। और इनकी जो पॉलिसीज है या जो कुछ ये कर रहे हैं, आप इससे मुतमईन हैं? आप मुतमईन हैं जो कुछ ये कर रहे हैं? आई थिंक ये जी, मुझे जो इनकी जो पॉजिटिव साइड लगती है वो ये है कि ये फुल्ली एम्पावर्ड हैं, और अगर वो जो भी एज ए बतौर वजीर खजाना जो वो ठीक समझते हैं उसको, वो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती हुई नजर आती है। कुछ जो है वो मैं ये कहूँगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो फुल्ली एम्पावर्ड ना होने की वजह से उनका वो परफॉर्मेंस जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो हम देख नहीं पाते। बिल्कुल ठीक। सुरैश सर ये फरमाइएगा सर, ये IMF के साथ जो डील है उसके ऊपर एक मिफ्ता इस्माइल साहब का व्यू था, आपने वो भी सुना होगा, और दूसरा इसहाक डार साहब का व्यू है। वो ये फरमाइए फ्यूचर में IMF के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं वो किस नौइयत के होंगे? जावेद साहब, जो 7वां 8वें रिव्यू की जो मिशन रिपोर्ट थी वो तकरीबन 125 सफ़ों में आपको लफ्ज़ फ्लड कहीं पे नज़र नहीं आएगा। और वो रिपोर्ट जो थी वो UN की फ्लैश अपील लॉन्च होने के कोई एक हफ्ते बाद वो आ रही थी। तो ये काफ़ी हद तक उस वक्त एंटिसिपेट किया जा रहा था, और ये एक्सपेक्टेड था कि 9th रिव्यू के वक्त इसमें से बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि जो आपके क्वांटिटेटिव टारगेट थे वो GDP परसेंटेज का वो होते उन्होंने लिखे होते हैं कि जी इतने % ऑफ GDP। अब जब GDP ही आपकी जो है वो 4% से कम होकर 2% पे आ जाएगी, तो आपके क्वांटिटेटिव टारगेट जो है वो कहाँ से टैक्स जमा करेंगे, कहाँ से वो बदल जाएंगे, कहाँ से देंगे। और इस वक्त तक जो डार साहब जो कह रहे हैं उनकी जो पहली डिमांड है वो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसको रिवाइज किया जाए, जो कि मैं थोड़ा सा होता हुआ देख रहा हूँ। और उसकी वजह ये भी है कि IMF या FATF या आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सिर्फ आप टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे, जियो इकोनॉमिक्स जो है वो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ जो रिलेशंस है वो भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ ये कि 9th रिव्यू में कोई 1-2 वेवर भी मिल रहे होंगे पाकिस्तान को, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो भी रिव्यू हो रहा होगा। अब डार साहब जो ऑटम मीटिंग्स जो हैं वर्ल्ड बैंक और IMF की उनमें जा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि, और वहाँ पे मैं आरिफ हबीब साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मिफ्ता साहब के साथ जो हुआ कि हल्फ लेने के फ़ौरन बाद जब वो समर मीटिंग के लिए तशरीफ़ ले गए तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई IMF की, और वो जो कुछ कमिट करके आए उसको वो अगले 2-2.5 महीने तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, बल्कि वजाहत ही करते रह गए उसकी, मैंने क्यों किया। तो जाहिर है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एम्पावर्ड नहीं और अपने फैसले जो है उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, तो मल्टीलैटरल जो है बायलैटरल वो भी आपको संजीदा नहीं लेते। तो अब ये डार साहब का जो पहला लिटमस टेस्ट होगा वो ये होगा कि ऑटम मीटिंग के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो किस तरह की नेगोशिएशन करें। अच्छा ये फरमाइएगा वैसे कि एक और सिनेरियो भी आया कि अगर 16 अक्टूबर को इमरान खान साहब मैक्सिमम सीट्स ले जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो एम्पावर हो जाएंगे बहुत पोलिटिकली, जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर वो ज़ाहिर है कुछ भी कर सकते हैं। और उस जब वो मजबूत है कि इमरान खान मजीद मजबूत, और इस साइड से जो हमारी इकॉनमी है वो आपके सामने है, तो फिर आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? देखिए इस सिनेरियो में ये देखना होगा कि क्या PTI फैसला करती है कि वो वापस नेशनल असेंबली में आएगी या उसको आने दिया जाएगा या वो नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक और चीज़ है जो पहले के डिज़ाइन हो चुके हैं मेंबर्स के, और जो कि वो कोर्ट ने दोबारा उसको, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है ना, स्पीकर की तरफ भेज दिया। सिंबॉलिक इस तरह है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब में भी मैक्सिमम सीटें हासिल कर लेते हैं, तो पंजाब में भी बाई इलेक्शन में मैक्सिमम सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी तो एक जो तगोदो थी वो शुरू हो गई थी। तो सियासी कश्मकश जो है ये अपनी जगह पे जारी रहेगी, ये जो भी 16 अक्टूबर के इलेक्शंस का रिजल्ट आता है। लेकिन असल अब चीज़ जो है वो है कि आपके पास 25 अक्टूबर को ADB के साथ मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कि तकरीबन $1.5 बिलियन पाकिस्तान लोन की तवक्को कर रहे हैं। चाइना के साथ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कोई $500 बिलियन की उम्मीद लगाए बैठा है। वर्ल्ड बैंक के साथ कोई $102 बिलियन की उम्मीद लगाए बैठा। तो अगर ये सारी चीज़ें मटीरियलाइज होकर आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास थोड़ा सा कुशन आ जाएगा, मौजूदा हुकूमत के पास आवाम को
कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए होगी। क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ ने उनको इसहाक डार साहब को ये हदायत दे रखी हैं कि डॉलर जो है ना 178 रुपए से नीचे होना चाहिए, और साथ मेरा नहीं ख्याल कि माशी तौर पे पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए। थर्डली ये है कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, बाकी पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये कर लेंगे। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई तो अगले साल भी कंट्रोल नहीं होगी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनोमेना है। तो ये महंगाई तो कंट्रोल में नहीं होगी। जो एनर्जी प्राइसेस हैं, ओपेक का जो डिसीजन था, ओपेक +1 का, जो उन्होंने 2 मिलियन बैरल से अपनी प्रोडक्शन कम की है, अगर वो ना होता तो $80 बिलियन के लगभग आ गया था। अब वो दोबारा $90 पर बैरल को टच कर रहा है, तो एनर्जी की प्राइस भी इसी तरह से रहेगी। डॉलर जो है, डॉलर में देखना चाहिए कि कितनी सस्टेनेबिलिटी आएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, तो गवर्नर स्टेट बैंक ने तो कैटेगोरिकली इनकार किया है कि उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की। उन्होंने कहा जी हमने 600 मिलियन, तो उन्होंने कहा जी हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की। और ये जो पैनिक बाइंग थी, अब वो पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। या जो एक्सपोर्टर्स जो थे, जो कि पहले अपने प्रोसीड्स नहीं लेके आ रहे थे, उन्होंने लाने शुरू कर दिए, यानी सप्लाई एकदम से बढ़ गई। वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है, अब सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड क्या ये अगले 1-2 हफ्ते तक सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा? जुबैर साहब ये फरमाइएगा, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ होगी, ये गवर्नमेंट कहाँ होगी? देखिए, पहले तो ये बताइए कि क्यों नहीं कंट्रोल होगी। इसलिए कि पाकिस्तान की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है कोई नहीं। देखिए, कई सालों से हम एक IMF के प्रोग्राम पे चल रहे हैं, और वो मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट उन ममालिक में इस्तेमाल होता है। मैंने जब यूरोप में काम करता था, IMF के लिए, तो वहाँ इस्तेमाल, वहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो अपने अखराजात जो हैं वो क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पर चलाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनके अखराजात कम हो जाते हैं, तो वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी का काम, इंटरेस्ट रेट्स का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सिर्फ कारोबार के लिए उसको लोन मिलते हैं। जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कारोबार के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड इट्स बैड फॉर बिजनेस। और जो हुकूमत है उसकी जनाब इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाती है। इस साल, पिछले साल 3 खरब रुपए, 3 ट्रिलियन रुपीस के इंटरेस्ट पेमेंट दी है। आप सोचिए, एक तरफ लोग पानी के नीचे डूब रहे हैं, यहाँ पर 3 खरब रुपए आप जनाब आप इंटरेस्ट पेमेंट्स पे दे रहे हैं, और अभी तक वही चल रहा है। तो ये जब तक ये हमारी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ऐसी रहेगी, और स्टेट बैंक लगा हुआ है उसी बात पर जो उनको किसी ने पता, आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। और मैं कहता हूं कि आप बताएं मॉनेटरी पॉलिसी के उसके अंदर रहकर कि ये इंटरेस्ट रेट का पाकिस्तान की इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक। अगर होता तो आज हम 16% पर हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो कुछ कंट्रोल हो गई होती। आप ये छोड़िए कि जो बाहर से इन्फ्लेशन आई है उसका इंपैक्ट वो भी ऑफसेट हुआ होता है। यहाँ पर तो गलती पे गलती करते चले। हाँ, ये M2 की जो ग्रोथ है, जो टोटल लिक्विडिटी की ग्रोथ है, वो बेहद से ज्यादा है, और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो बजट का डेफिसिट है जो वो गवर्नमेंट बोरो करती है। बात ये तो टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन बात आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की बात है। ये जो डॉलर की कीमत ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना, इससे गरीब आवाम को कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इंपोर्ट्स महंगी हो जाते हैं। नहीं, ये मिडिल क्लास और अपर क्लास की जो छुट्टियां हैं या उनकी जो कैपिटल फ्लाइट है उसके ऊपर असर पड़ता है। ये याद रखिए, ये कैपिटल फ्लाइट जिनके इरादे हैं उसके लिए वो डॉलर को सस्ता करेंगे ताकि कैपिटल फ्लाइट हो। पहले भी ऐसे हुआ था। अब बात यह है कि अवाम के लिए क्या जरूरी है। अवाम के लिए इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक वो नहीं किया, आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान, देखिए बात में पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक चीज चाहती है और हुकूमत कोई और है। देखिए, बार और गवर्नमेंट के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान मुझे बात को वैसा लगता है कि आवाम में, स्टेट में और हुकूमत में बहुत फर्क है। देखिए, बात सुने, ये हमें याद है कि अब जो इमरान खान की हुकूमत के जाने से पहले ही वॉज वेरी अनपॉपुलर। ये आज की पॉपुलैरिटी कहां से आ गई? वो सिर्फ इस बात से आई है कि जो दूसरी हुकूमत आई वो एक तो उनके माजी के मसले थे, और दूसरा परफॉर्मेंस हैज बीन सो बैड। अभी ऐसे हालात में आप इकोनॉमी और उसकी बातें कर रहे हैं, जिस तरह के ये नवाज शरीफ साहब के, मियां साहब के, वो ये कोई जागीर है कि वो तब आएंगे।
वो आए अपने, ही शुड पुट हिमसेल्फ बिफोर अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को इसी तरह सुरखरू करे कि कानून तब्दील कर दे, कोई तरीका करे, ये जो भी है ये स्टेबल होना चाहिए मुल्क को। मैंने ब्रेक लेनी है साहब, ब्रेक लेनी। आर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपके पास तजावीज क्या है कि मुल्क को कैसे गवर्न किया जाए कि एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आए और मामलात आगे बढ़े, और ये तीनों जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ ये सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट को जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो अहम कौमी मामलात पर उनके टॉकिंग टर्म्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लैक करती है, और जो हम अक्सर बात करते हैं कि ये पोलराइजेशन का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उसकी वजह से लोग खुलकर जो है, इवन बिजनेसमैन भी जो है वो बात करने से जो है वो कतरा रहे होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है उनके जो है इख्तलाफात जो है वो हैं। तो सबसे पहले तो उसको, फिर हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, जुबैर साहब ने जिसकी बात की, उसको जो है वो कम करने की बहुत ज़रूरत है, और उसमें ये जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे बड़ा हेड है। इंटरेस्ट जो है वो इस साल मुझे लगता है कि ये 4 ट्रिलियन होगा, करंट ईयर में जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस सिर्फ हम उसमें ठूक देंगे, जबकि 7.4 ट्रिलियन जो है वो हमारा रेवेन्यू होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा ये PSDP का बजट है, मुझे लगता है कि वो करप्शन का गढ़ है, उसको भी जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए डेवलपमेंट के काम करने चाहिए, ये गवर्नमेंट को जो है वो नहीं कर, उससे हमारी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी जो है वो नीचे आ जाएगी। तीसरा जो एरिया है वो आई बिलीव एक्सचेंज रेट है। मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट को भी जो है वो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर रखने की वजह से जो है हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो, और महंगाई वगैरह के मसाइल भी जो है हल हो सकते हैं। चौथी चीज़ मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन पे पर्टिकुलरली जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो है वो कोई 6 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, उन पे सिर्फ रिटर्न जो है वो यील्ड 1% और उससे कम है, उन सबको जो है वो डिसइन्वेस्ट करके उन पैसों से जो है वो कर्ज को रीपे करें, और अपनी जो है वो कॉस्ट को जो है वो कम करें। फिर अपने टैक्स के नेट को बढ़ाएं। टैक्स जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो है वो लोड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस में बहुत बढ़ रहा है। तो उसमें दूसरे जो दे रहे हैं उसी से लेते जा रहे हैं, उसी के ऊपर वजन बढ़ाते चले जा रहे हैं। That's right. सुलेही साहब, आप फरमाइएगा सर, क्या करना चाहिए? देखिए, आरिफ साहब की सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। 3 चीज़ें मैं एडिशनल कहना चाहूँगा। एक तो जो चीपेस्ट एनर्जी इज एनर्जी नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, जो आप हम में से कोई भी बात नहीं कर रहा एनर्जी को राशनलाइज करने की, उसको राशन करने सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल भी यानी आपके पास किसी तरह से भी आ रही है एनर्जी को एक मैसेज जाना चाहिए कि एनर्जी की शॉर्टेज है। बिल्कुल सही, एनर्जी सोर्सेज की शॉर्टेज है, एनर्जी महंगी हो रही है। ठीक है, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, बिजली कम इस्तेमाल करें। अभी सर्दियां आ रही है, हम सब लोग एक बाल्टी गर्म पानी के लिए 24 घंटे गीजर चलते रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक तो ये रैशनलाइजेशन की जरूरत है। उसके बाद महंगाई पे जब हमने बात की कि महंगाई काबू में नहीं आएगी, लेकिन जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, कोई और प्रोग्राम हो, उसको हमें देखना होगा कि कैसे ट्रांसपेरेंट करके उसका अहाता कार कैसे मजीद वसी किया जा सकता है। अभी लोअर मिडिल इनकम अर्नर जो हैं वो बिस्प से मुस्तफीद नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, उससे सिर्फ लोअर इनकम अर्नर मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन 30,000 रुपये महीना वाला वो उसमें नहीं आता है, और 30,000 महीने वाले का आजकल गुजारा पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमें देखना होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मुल्क में 2 बयानिए हैं, एक हुकूमत का और एक अपोजिशन का। कोई भी पार्टी हुकूमत में होती है तो उसका बयानिया मुख्तलिफ होता है, पाकिस्तान का बयानिया कोई नहीं है, मुल्क का कोई बयानिया। और इस वक्त हमें एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत है, जिसमें हुकूमत भी हो, जिसमें अपोजिशन भी हो, और जिसमें अस्करी जो आपकी लीडरशिप है वो भी हो। आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर है इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इन तीनों ताकतों को बैठ के इनको कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ चीज़ों पे, जो चीज़ें आरिफ साहब कह रहे थे, जो चीज़ें
जुबैर साहब कह रहे हैं, इन पे तभी एक कंसेंसस डेवलप होगा जबकि ये तीनों बैठे सही बात। और इनको पोलिटिसाइज ना करें। प्राइवेटाइजेशन तभी होगी जब ये तीनों इस पे मुत्तफिक होंगे, अपोजिशन और हुकूमत। बाकी सारे फैसले भी तभी लिए जा सकेंगे जब इनको एक जगह बिठाया जाए और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरह, बिल्कुल आयन की तरह उसमें मुत्तफिका हो, और दूसरा ये है कि फर्म हो, उसके अंदर तब्दीली ना हो सके। ये जुबैर से ही फरमाइएगा कि आप तरजीहात मतलब प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे इस पाकिस्तान को बेहतर बना सकती है और अपोजिशन के साथ बैठ सकते हैं? देखिए, मैं तो देखता हूँ ना कि हमारे जो मौजूदा मुश्किलात हैं उसकी जड़ क्या है। जो उसकी जड़ है वो हमारी फिस्कल इनडिसिप्लिन है कि हमारे बजट डेफिसिट के खसारे बहुत बड़े रहे हैं। जब वो खसारा बड़ा होता है तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के असूल ये बताते हैं। तो वही जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो आपके रिजर्व भी खत्म होते हैं और डॉलर भी महंगा होता जाता है। तो एक तो इस बात को समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जब हमारा आपका डेफिसिट बढ़ता है बजट का तो वो इन्फ्लेशन को भी फीड करता है। हमने सबसे पहले बजट की जो मामलात हैं उनको समझा, और वो क्यों ऐसा है। इसकी जो बुनियाद है ना वो है 7th NFC अवार्ड एंड द 18th अमेंडमेंट। उसमें क्या हुआ कि फेडरेशन के पास सिर्फ 42% रिसोर्सेज रह गए हैं और 57 चले गए हैं प्रोविंसेस में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं वो तमाम फेडरेशन के पास है। सारे आप डेट सर्विसिंग यहाँ पर है, मिलिट्री यहाँ पर है, ये बाकी सब चीजें यहाँ पर हैं। तो आप ये देखिए कि इस वक्त ये जो है उसकी वजह से मुसलसल एक डेफिसिट चल रहा है। उसके लिए आपने वो जो अवार्ड था वो बहुत बदतरीन था, शौकत तरीन साहब ने करवाया था, वो बदतरीन था। उसको प्रोटेक्शन दे दी पॉलिटिकोज ने कि क्या उन्होंने कहा 18th अमेंडमेंट में एक शिक ऐसी डाल दी है कि भाई आप इस अवार्ड को चेंज कभी नहीं कर सकते हो। अब बात यह है कि ये भी दिस कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स अबाउट द NFC ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप एक नई शिक डालकर उनको कैसे। मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आऊंगा, आप ही की तरफ आऊंगा। ये चीज भी आप जारी रखिएगा। और आपसे एक और सवाल भी बड़ा मैंने करना है कि 2023 में पाकिस्तान कहाँ, ये सूरत इसी तरह जारी रखा। थोड़ी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर जुबैर साहब आप बात कर रहे थे वो मुकम्मल कर लीजिए और अगला सवाल ये है कि 2023 में पाकिस्तान कहाँ हो। देखिए बात में मैं वो दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है, एक चीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को और पब्लिक डिबेट में नहीं समझ आती कि मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी बांधी हुई है अंदर से। ये एक में एक कदम लेंगे दूसरे पर असर होता है उसके लिए। स्टेट बैंक के एक्ट में पहले जब अमेंडमेंट हुई थी वो मैंने ही उसको ड्राफ्ट किया था। उस वक्त हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई थी कि दोनों स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठकर ये अपने जो जरूरियात है उनको तय करें। नए स्टेट बैंक एक्ट ने एक तो उसको उड़ा दिया, फिर दूसरा ये कर दिया कि जो बोरोइंग की इजाजत थी स्टेट बैंक से लेने की फॉर द गवर्नमेंट उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब हुआ ये रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल एक्ट, ये तो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, तो तब्दील हो सकता है। अगर रिवर्स कर दें तो IMF हमें अलाउ करेगा? नहीं यार, देखिए IMF के साथ किसी ने बहस नहीं की इस बात पर। बात यह है कि मैं बताऊं आपको, हम तो जब ऐसे IMF के मिशन में, मैं तो काम ही था ये स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम डिजाइन करना। दूसरी साइड से लोगों को समझ थी अपनी चीजों की। हर मुल्क में लोग अपने जो इंटरेस्ट को सामने लेकर आते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, जना एक्सपर्ट को बिठाते हैं। आपने यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जितनी कमिटियां बना लें, जितनी भी बना लें, अस्करी ताकतों का क्या काम है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में? ये तो आप यहाँ पर इकोनॉमिस्ट को कहें कि आप वहां बिठाएं, या आप जो कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग बैठे, उनको तो किसी चीज की समझ नहीं है। मैं बताऊं, ये तो दीज आर वेरी टेक्निकल मैटर्स एंड दे शुड बी। तो एक तो आपने मॉनेटरी ये स्टेट बैंक एक्ट को अमेंड करना है, और दूसरा आपने ये, और आप तो कह रहे 2023 में, मैं कहता हूं अल्लाह खैर करे। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और इस वक्त बैनुल अक़वामी जो हालात डिवेलप हो रहे हैं, मेरे ख्याल में आज जो आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं ये इससे बदतर होने जा रहे हैं। सुलैरी साहब आप बताइए। आप 2023 में रखें अपने आप जी। मेरे ख्याल 3 फैक्टर्स हैं। देखिए, पहला एक फैक्टर जो है वो तो एनर्जी प्राइसेस है कि 2023 में एनर्जी प्राइसेस कहाँ पे होंगी। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मॉनसून है, क्लाइमेट चेंज है। अगर फरवरी मार्च में दोबारा से हीट वेव आ जाती है
तो खुदा न खास्ता आपकी गंदम की यील्ड दोबारा मुतासर होगी, आम की फसल दोबारा मुतासर होगी, और अगर फ्लड आ जाते हैं अगले जून में खुदा न खास्ता दोबारा, तो ये सारा सिलसिला जो है इकॉनमी का बड़ा बुरी तरीके से हिट होगा। और तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये डिफाइन करेंगे 2023 को, कि 2023 जो है वो आज से बेहतर होगा या इसी तरह से होगा या खुदा न खास्ता इससे बदतर होगा। अरे हबीब साहब, आपके पास भी यही सवाल है कि 2023 में पाकिस्तान को कहां देख रहे हैं आप? जी देखिए, जो कैलेंडर ईयर 2022 से जो मसाइल पैदा हुए हैं और तेजी से हालात जो ख़राब हुए हैं, मुझे लगता है 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी बड़ा चैलेंजिंग होगा। उसमें हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा ये था कि हमको लीज ऑफ लाइफ मिलती हुई नज़र आती है। IMF प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB की जो हम बिल्कुल जो है डिफ़ॉल्ट के वर्ष पे थे, वो अब थोड़ी सी टल गया है। लेकिन ये जो है, क्योंकि अभी हमें दो बड़े जो डिसीशंस हैं बड़े, और वो है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और फिर इसके बाद इलेक्शंस। और इलेक्शन जो है वो जब टाइम पे अगर होंगे तो फिर उस दौरान में जो है ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो है वो रिस्क है। तो अगर उसमें कोई इनकी आपस में किसी किस्म की कोई, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि भाई कुछ महीनों का फर्क है, तो बीच में कुछ बीच बचा करके और ये इसके ऊपर जो है कोई आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर जो इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे में नई गवर्नमेंट आए, तो आई थिंक उसके पास मैंडेट होगा दोबारा से कि वो ज़रा जो है कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के लिए काम कर सके। और उसमें मैं समझता हूँ कि कई सालों तक चैलेंज रहेगा पाकिस्तान को, और वो उसके लिए बहुत इंतहाई सख्त मेहनत की ज़रूरत है मामलात को ठीक करने के लिए। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।